आज मैं आपको रिलायंस ग्रुप के एक ऐसे स्टॉक के बारे में बताने वाला हूँ जो कुछ ही महीनों पहले इंडिया का सबसे महंगा शेयर था और फिर कई सारे लोग और एनालिस्ट ने इसे नेक्स्ट पेटीएम बोलना शुरू कर दिया था, क्योंकि पेटीएम का वैल्यूएशन भी हमें याद है बहुत ज्यादा था और इस स्टॉक का वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा था। लेकिन इस स्टॉक में एक ऐसा सीक्रेट छुपा था जो मिस्टर अंबानी किसी को बताना नहीं चाहते थे। और जब मुझे वो चीज पता चली तो डीप एनालिसिस करने के बाद पता चला कि यहाँ पर तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसके चलते मैंने उस स्टॉक को खरीद लिया था। तो ये कहानी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की, जिसके बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। और आज मैं आपको पर्ल फार्मिंग स्ट्रेटेजी से भी इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, जिसकी मदद से आप इस तरह की कई सारी ऐसी कंपनीज को फाइंड आउट कर सकते हैं जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने है लेकिन आपको दिख नहीं रही है। सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आज आपको समझने मिलने वाले हैं। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। आप अपने स्क्रीन के ऊपर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देख सकते हो। इंटरेस्टिंग चीज ये कि इनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसमें ज्यादा कुछ भी नहीं है। चाहे आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ले लो, इनका कैश फ्लो स्टेटमेंट ले लो या फिर बैलेंस शीट ले लो, बिल्कुल कुछ भी खास नहीं है, क्योंकि कंपनी ने अभी तक अच्छे से बिजनेस करना शुरू ही नहीं किया है। अब जब कंपनी ने अच्छे से बिजनेस करना शुरू ही नहीं किया है तो फिर कंपनी का मार्केट कैप 1.4 लाख करोड़ कैसे हो सकता है। यही चीज पेटीएम के साथ भी हुई थी कि पेटीएम की भी बिजनेस ग्रोथ नहीं थी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ ग्रोथ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी कंपनी ने अपना मार्केट कैप कितना रखा, 1.49 लाख करोड़। वो दिन है और आज का दिन है। आज पेटीएम का जो वैल्यूएशन है वो 32,000 करोड़ का है मात्र। तो ऑफकोर्स जिस कंपनी ने अपना बिजनेस ही शुरू नहीं किया है वो अपना मार्केट कैप 1.4 लाख करोड़ क्यों रखेगी। लेकिन इसी सवाल के अंदर एक जवाब भी छुपा था, जिसके लिए आपको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा, जिसका नाम है नेट मार्केट कैपिटलाइजेशन, ऑल्सो नोन एज नेट मार्केट कैप। अब नेट मार्केट कैप क्या होता है, एक एग्जांपल के साथ ही आपको समझा देता हूँ। अगर आप जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बैलेंस शीट देखते हो तो उसमें कंपनी के रिजर्व थे लगभग 1,14,000 करोड़ रुपीज और कंपनी के ऊपर लगभग नहीं के बराबर कर्ज था और मार्केट कैप रखा गया था 1.4 लाख करोड़ का। यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज ये थी, जब मैंने इन रिजर्व्स में जाकर देखा कि यहाँ पर क्या क्या है तो पता चला कि कंपनी के पास बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है। जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास 72,000 करोड़ के सिर्फ रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स थे। इसके अलावा कंपनी के पास और भी कंपनी के शेयर्स थे, जैसे कि डिजिटल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट, रिलायंस सर्विसेज एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड और लगभग 4,000 करोड़ की म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स। तो एक चीज मुझे बड़ी आसानी से समझ में आ गई कि कंपनी के ऊपर कुछ खास लायबिलिटीज है ही नहीं। देखिए 1,12,000 करोड़ के तो आपके पास शेयर्स ही अलग अलग कंपनीज के, इंक्लूडिंग रिलायंस इंडस्ट्रीज, और कंपनी का मार्केट कैप था 1.4 लाख करोड़। तो आपको नेट कंपनी में कितने में मिल रही थी, मात्र 28,000 करोड़ रुपीज में। इससे भी इंटरेस्टिंग और एक चीज है, ऑफकोर्स 28,000 करोड़ में जियो जैसा ब्रांड, इतनी बड़ी कंपनी खरीदना कौन नहीं चाहेगा, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपाउंडेड सालाना 12-13% से ग्रो कर रही है। उस टाइम मैंने यही सिंपल कैलकुलेशन किया कि रिलायंस इज मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां पर ग्रोथ ज्यादा है। लेकिन अगर मैं कंजर्वेटिवली 12% की भी ग्रोथ पकड़ लूँ तो ये जो इन्वेस्टमेंट है 1,12,000 करोड़ की, ये मात्र 2.5 साल में 1.5 लाख करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगी। तो उसकी अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूंगा तो 1.4 लाख करोड़ के तो आसपास आ ही जाएगी। यानी सिर्फ इन्वेस्टमेंट से 2.5 साल में मार्केट कैप से लगभग ज्यादा हो जाएंगे, जिसके चलते कंपनी आपको फ्री में मिल रही है। जियो का ब्रांड आपको फ्री में मिल रहा है, उसके साथ साथ जियो फाइनेंस लिमिटेड, जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग, जियो पेमेंट्स बैंक, इनकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस और काफी कुछ। अभी जो कंपनी के रिजर्व है अभी वो बढ़ गए, अब वो 1.32 लाख करोड़ पर आ गए हैं और कंपनी का मार्केट कैप अराउंड 2.07 लाख करोड़ का है। तो नेट मार्केट कैप अभी लगभग 70,000 करोड़ का हो गया है, जो कि पहले मात्र 28,000 करोड़ का था। लेकिन अभी भी फ्यूचर में अगर कोई बड़ा डाउनफॉल आता है तो यहाँ पर भी उस तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो सकती है, जिसे पर्ल फार्मिंग कहा जाता है। पर्ल फार्मिंग एक ऐसी स्ट्रेटेजी है जहां पर कंपनी के रिजर्व्स और इन्वेस्टमेंट्स कंपनी के मार्केट कैप से भी ज्यादा हो जाते हैं। तो पर्ल फार्मिंग के हिसाब से अकेली अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मार्केट में लगातार ऐसी कई सारी अपॉर्चुनिटीज होती है जो हमें दिख नहीं पाती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी सामने होती है, हम देख नहीं पाते। तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज को ढूंढने के लिए आपको पर्ल फार्मिंग आना चाहिए, आपको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना भी आना चाहिए। और ये सीखने का भी बेस्ट टाइम है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, बहुत नई नई कंपनीज मार्केट में आ रही है, जिससे कई सारी अपॉर्चुनिटीज तैयार हो रही है। अब ये सारी चीजें सीखना बहुत आसान हो गया है, क्योंकि हमारे फंडामेंटल एनालिसिस 2.0 में ये सारी चीजें हमने बहुत आसान भाषा में कवर की है, जिसमें आप बहुत बेसिक से एडवांस तक फंडामेंटल एनालिसिस सीख सकते हो बिना किसी की मदद लिए, और खुद स्टॉक सिलेक्ट करना सीख सकते हो। ये सीखने का भी बेस्ट टाइम इसलिए भी है क्योंकि फिलहाल हमारी इंडिपेंडेंस डे ऑफर चल रही है, जहां पर आपका ये कोर्स मिलता है मात्र 2919 रुपीज में, वो भी लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ विद सर्टिफिकेट्स। इंटरेस्टिंग चीज ये कि हमारी जो कोर्स है उसका जो कंप्लीशन रेट इज मोर देन 91%। 5 डेज नो क्वेश्चन रिफंड पॉलिसी के साथ ये कोर्स आता है, बिल्कुल ही नो ब्रेनर है। तो चेक करके जरूर देखिए, आपको काफी कुछ सीखने मिलेगा
आप बड़े आसानी से स्टॉक्स पिक कर सकते हैं। 86 इंच के बहुत बड़े बोर्ड पर हमने सारी चीज़ें आपको इतनी आसान भाषा में समझाई है कि आपको लगेगा कि जैसे वेब सीरीज देख रहे हो। इसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इस ऑफर के मात्र चंद कुछ घंटे बाकी हैं, तो बिल्कुल भी डिले ना करें और अभी इस ऑफर का फायदा लें। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अब यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि अपॉर्चुनिटी तो चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। तो फिलहाल कंपनी के पास जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अभी बढ़कर 1,32,000 करोड़ की हो गई है। उसमें से कुछ 1-2 हज़ार करोड़ की इन्वेस्टमेंट थोड़ी अलग है, उन्हें हम हटा देते हैं। तो हम इन्वेस्टमेंट पकड़ते हैं 1,30,000 करोड़ की। CAGR जिस स्पीड से कंपनी बढ़ रही है वो 12-13% का हम ले सकते हैं कंजर्वेटिव एस्टिमेट। वैसे कंपनी उससे ज़्यादा स्पीड से ही बढ़ रही है। और अगर ड्यूरेशन में 5 साल का लेता हूँ तो भी सिर्फ इस इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू ही कंपनी के मार्केट कैप से ज़्यादा हो जाएगी। और इसे अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करता हूँ तो आज का जितना मार्केट कैप है उतनी वैल्यू यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी। अगेन दिस इज नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, बट जस्ट टू टेल यू कि आपको कई बार कंपनी के बिजनेस के बाहर की भी चीजें देखनी पड़ती है कि उस कंपनी के पास क्या कुछ चीजें हैं। अब ऐसी एक इंटरेस्टिंग चीज एलसीडी इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी हुई थी। अब एलसीडी इन्वेस्टमेंट्स की अगर मैं फाइनेंशियल्स देखूं, अब देखेंगे तो कंपनी के पास 11,000 करोड़ के रिजर्व्स हैं और कंपनी का जो मार्केट कैप है वो मात्र 7 लाख रुपए का है, मात्र 7 लाख रुपए का। तो ऐसा कैसे हुआ? अगर आप चेक करेंगे तो पता चलेगा कि कंपनी के पास एशियन पेंट्स के लगभग 11,000 करोड़ के शेयर्स हैं। लेकिन अभी क्या है कि ये तो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस अपॉर्चुनिटी थी, मतलब जियो की थोड़ी टफ थी फिगर आउट करना, बिकॉज ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन एलसीडी इन्वेस्टमेंट्स की बहुत सारे लोगों को पता चल गई थी। फिर हुआ ये कि कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है एलसीडी के, वो बेचने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता था कि हम इस प्राइस पर शेयर बेच देंगे तो वो बिल्कुल मतलब फ्री में बांटने जैसा है। तो इसलिए कोई भी शेयर्स बेचने के लिए तैयार नहीं है। और एलसीडी इन्वेस्टमेंट्स की अगर हम बात करें सो देयर आर नो सेलर्स, सो बाय करने का सवाल ही नहीं आता। और इसीलिए आप देख सकते हो कि 21 जून के बाद शेयर्स ट्रेड ही नहीं हुए हैं। तो साल में 1-2 बार ही उस कंपनी में शेयर्स ट्रेड होते हैं। लेकिन इसी तरह की अपॉर्चुनिटीज अगर आप ढूंढते रहेंगे तो आपको काफ़ी सारी मिल जाएगी मार्केट में। और यही सारी चीज़ें हमने अपने फंडामेंटल्स 2.0 में बहुत डिटेल में समझाई है। क्या आपको भी कभी कुछ इस तरह की अपॉर्चुनिटीज मिली है जिसका आपने बहुत फायदा उठाया? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम सब लोग भी, बाकी लोग भी उसे देख पाए। तो जाते जाते हमारे फंडामेंटल्स 2.0 को जरूर चेकआउट कीजिए, क्योंकि जो ऑफर है इसके बस आखिरी कुछ घंटे बाकी है। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पर्ल फार्मिंग के बारे में पता चले और वो भी एक बेहतर तरीके से एनालिसिस कर पाए। मिलते हैं अगले वीडियो में।